मेरा नाम शेर खान है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। और मैं पहले आईसी रिबॉलिंग वगैरह काम डबल डेकर तक कर लेता था। 3 से 3.5 साल का एक्सपीरियंस है। और स्कीमेटिक वगैरह रीड करने में दिक्कत होती थी, तो सर के यूट्यूब पे देखा मैंने वीडियो, और उनका जो सिखाने का तरीका है वो अच्छा लगा, तो सर के पास आया मैं। जैसे पहले हम रिपेयरिंग करते थे तो इन वोल्टेज आउट वोल्टेज चेक करते थे, मतलब स्कीमेटिक की नॉलेज नहीं थी, पर जिस तरह सर सिखा रहे हैं स्कीमेटिक के बारे में और सर्किट के बारे में, जैसे मोबाइल के अंदर हर तरह के सर्किट होते हैं, जैसे BQ 25601 के बारे में हमने सीखा है कि उसका सर्किट जो है कैसे वर्क करता है, तो उसके अंदर कौन से इनेबल होते हैं, उसकी I2C प्रोटोकॉल क्या है, और उसका आउटपुट कैसे निकलता है, स्विचिंग कैसे होती है, मतलब और जो फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम आता है वो कैसे आता है, और पल्स जो जनरेट होते वो कैसे पल्स जनरेट होते हैं, सर ने DSO के उस पर भी बताया है। जैसे कि थर्मल के बारे में भी हमने सीखा है कि थर्मल मोबाइल के अंदर किस तरह वर्क करता है। जैसे सैमसंग का थर्मल अलग होता है और चाइनीज़ का थर्मल अलग होता है, तो इस बारे में नॉलेज नहीं थी। हम एक ही कॉन्सेप्ट पे हर तरह के थर्मल पहले रिपेयर करते थे, तो सक्सेस नहीं होते थे। अब सर ने जिस तरह बताया उस तरह हर थर्मल का मोबाइल अब एकदम ईजी वे से ठीक हो जा रहा है। और पहले जब हम मोबाइल के अंदर आईसी पे काम करते थे तो आईसी को निकालना, चेंज करना, मतलब उसके अंदर जो सर्किट काम करता है वो हमें नहीं पता था। अब हम जब आईसी पे काम कर रहे हैं तो उसके इनेबल प्रोटोकॉल और आईसी का इनपुट आउटपुट, आईसी के लिए चलने के लिए कौन से वोल्टेज रिक्वायर्ड है, वो सब चेक करके ही आईसी का काम करते हैं। और ये नॉलेज हमें यहाँ पे सेलफोन सॉल्यूशन में आने के बाद पता चली है। आप किसी को डीप में अगर नॉलेज चाहिए होगा तो आप बेशक सेलफोन सॉल्यूशन को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको 100% रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है APT IC। वैसे तो आपने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे APT IC के बारे में, लेकिन ये जो मेरा वीडियो है ये 4G बेस्ड और 5G बेस्ड APT मॉड्यूलेटर के बारे में है। यदि आप नेटवर्क सेक्शन रिपेयर करते हो तो APT IC काफ़ी टाइम आपके सामने आती होगी। तो आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कि एक्चुअल में ये APT IC काम क्या करती है। 4G बेस्ड 3G और 4G जो फ़ोन्स होते हैं उसमें APT का फंक्शन क्या होता है, और जो नए आगे चल के APT IC का जो फंक्शन चेंज हो गया है, जो 5G फ़ोन्स आएंगे उसमें APT IC का फंक्शन क्या होता है, और इसका नाम भी चेंज हो गया है। तो आज के इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं कि APT IC काम क्या करती है, इसके बायस वोल्टेजेस कौन कौन से होते हैं, और ये APT IC के ख़राब होने से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे फ़ोन में आती है, और ये जो APT IC होती है कौन से प्रोटोकॉल पे काम करती है। तो आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ APT IC के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप वीडियो को पूरा देखेंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इससे पहले मैं बता दूं कि हमारा जो दिसंबर का जो बैच है वो 17 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। और अगर आप हार्डवेयर ऑफलाइन हार्डवेयर एडवांस लेवल का कोर्स करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप दिए गए नंबर पर बुकिंग करा सकते हैं और अपनी सीट को बुक करा सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सर्किट खुला हुआ है, ये आप देख सकते हैं एक सर्किट खुला हुआ है। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो APT IC होती है वो लगी कहाँ होती है। जब भी आप किसी मदरबोर्ड को देखोगे, जैसे यहाँ पे एक पोको F1 का मदरबोर्ड मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है ताकि आपका टाइम बच सके। तो ये जैसे कोई भी मदरबोर्ड होता है तो APT IC ज़्यादातर आप देखोगे ना तो बैटरी कनेक्टर के आसपास या बैटरी कनेक्टर के पीछे या नेटवर्क सेक्शन के आसपास APT IC लगी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ APT IC दिखती कैसे है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम करके, आप ये देख रहे हो ना, ये यहाँ पे एक IC लगी है। APT IC की पहली पहचान ये होगी कि ये कहीं ना कहीं आपका बैटरी कनेक्टर के आसपास, जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे ये बैटरी कनेक्टर है तो इसी के आसपास जैसे ये APT का सेक्शन है यहाँ लगी हो सकती है, या दूसरा इसकी पहचान है कि नेटवर्क सेक्शन के आसपास लगी होगी, क्योंकि APT का जो आउटपुट वोल्टेजेस निकलते हैं वो सभी नेटवर्क सेक्शन के लिए होते हैं, PA के लिए होते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा इस फ़ोन का नेटवर्क सेक्शन है ये पूरा आपका नेटवर्क सेक्शन है यहाँ से यहाँ तक। तो हमारी जो APT IC का सर्किट यहीं पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो होगी लोकेशन कि भाई अगर हमें APT IC को अगर नॉर्मली पहचानना है तो हम कैसे पहचान सकते हैं। अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ APT IC को एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले जहाँ भी APT IC लगी होगी उसके पास एक तो हम इसको नंबर से भी पहचान सकते हैं,
आजकल के जो नए फ़ोन आ रहे हैं 5G बेस्ड, उसमें APT IC पे QET से नंबर स्टार्ट हो सकता है। QET का मतलब होता है क्वालकॉम एनवेलप ट्रैकर के नाम से। तो अभी मैं 5G बेस्ड जब आपको APT के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा तब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो ये जो APT IC है, इसकी पहचान होगी, इसके पास हमेशा एक बक कॉइल लगी होगी, नॉट बूस्ट कॉइल, बक कॉइल। मतलब APT IC के आउटपुट की लाइन पे एक बक कॉइल लगी होती है और एक दो कैप्स यहाँ पे लगे होंगे जो वोल्टेज लाइन होती है उसके लाइन में। तो इससे हम एक APT IC को पहचान सकते हैं कि ये APT IC होती है। ये फिजिकल आइडेंटिफिकेशन है। बाकी सर्किट में भी आपको मैं समझाऊंगा, और अगर आपके पास सर्किट है तो आप किसी भी फ़ोन की APT को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये तो हो गई APT को हम पहचानते हैं कैसे। अब बात यहाँ पे ये आती है कि APT IC एक्चुअल में काम क्या करती है। सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि काम क्या करती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ काम क्या करती है। तो मैं एक सर्किट आपको दिखाता हूँ, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, थोड़ा ध्यान देना कि जो अपनी APT IC होती है ना, ये मीडियाटेक बेस्ड में नहीं होगी, अलग से। मीडियाटेक में APT IC पावर IC के अंदर इनबिल्ट हो जाती है, उसके जो वोल्टेजेस है पावर से आते हैं। ये APT आपको मिलेगी एक्साइनोस जैसे सैमसंग के फ़ोन्स में मिल जाएगी। फिर क्वालकॉम चिपसेट जिसमें लगे होते हैं, MI, ओप्पो, वीवो, जिसमें क्वालकॉम चिपसेट है, उसमें भी आपको APT देखने को मिलेगी। मीडियाटेक के जो फ़ोन होते हैं उसमें APT का जो सर्किट होता है वो PM के अंदर इनबिल्ट होता है। तो यहाँ पे APT IC का सर्किट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, ये आपकी APT IC लगी है, ये देख सकते हैं। ये एक बॉल IC होती है ज़्यादातर। तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि किसी भी बक या बूस्ट सर्किट का इनपुट BPH होता है। तो आप देखिए, ये जो APT IC लगी है, यहाँ पे देखिए लिखा भी है QET, क्वालकॉम एनवेलप ट्रैकर IC बोलते हैं इसको। तो इसका जो इनपुट हमेशा BPH पावर होगा, BPH जो चार्जिंग IC बनाती है। तो जब सबसे पहले 3.7 वोल्ट की BPH इनपुट होती है इस IC के अंदर, ठीक है, और इसके अंदर एक और इनपुट होता है 1.8 का, क्योंकि ये जो IC होती है ना, ये RFFE प्रोटोकॉल पे काम करती है। आप देखिए, इस IC के अंदर एक 2 पिन आपको मिलेगी, यहाँ पे लिखा है S डाटा S क्लॉक, यानी सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक। मतलब यहाँ पे देखिए लिखा है RFFE डाटा और RFFE क्लॉक। इसका मतलब ये होता है, जब आप नेटवर्क सेक्शन को डीप में स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें RFFE डाटा और RFFE क्लॉक से हमारी ICs कंट्रोल हो रही है, और ये CPU से कनेक्टिविटी, मास्टर CPU होता है जो इसको कंट्रोल करता है। तो RFFE का मतलब होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी फ्रंट एंड, है ना। तो ये जहाँ भी RFFE लिखा हो तो आप समझ लेना कि ये ट्रैक CPU से आते हैं। इसका ये कंट्रोल लाइन होता है, प्रोटोकॉल लाइन होता है डाटा और क्लॉक का। तो एक्चुअली में RFFE डाटा, RFFE क्लॉक में कोई भी पुलअप नहीं होता है, इसीलिए 1.8 का यहाँ पे वोल्टेज दिया जाता है अलग से। वी रेगुलेटेड S4A, देखिए यहाँ पे लिखा है वी रेगुलेटेड S4A 1.8। ये पावर IC से एक वोल्टेज आते हैं। तो इस IC का 2 इनपुट होता है, एक तो BPH पावर 3.7 और यहाँ पे होता है वी रेगुलेटेड S4A 1.8। जब ये 2 वोल्टेज मिलती है तो ये IC हो जाती है ऑन। अब यहाँ पे देखिए, इस IC में प्रोटोकॉल लाइन भी आपको मिल गई, RFFE डाटा और RFFE क्लॉक। इसमें कोई पुलअप नहीं होता है, याद रखिएगा। अब इधर आते हैं, तो इधर आप देखेंगे यहाँ पे IC के अंदर स्विचिंग स्टार्ट होती है, और स्विचिंग स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे आउटपुट में हमेशा एक कॉइल लगती है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं बक कॉइल। आप यहाँ पे देखोगे, ये जो कॉइल आपको जो दिख रही है, बेसिकली ये 1.5 माइक्रो हेनरी की दिख रही है, लेकिन ज़्यादातर फ़ोनों में आप देखेंगे तो 1 माइक्रो हेनरी की ही कॉइल लगी होती है। और फिर यहाँ से वोल्टेजेस जो करंट एम्पियर जनरेट होके और यहाँ पे निकलते हैं, और यही सप्लाई का नाम पड़ता है VPA, वोल्टेज फॉर PA। तो मैं आपको इसका पहले ना फंक्शनल बताता हूँ, ये IC एक्चुअल में काम क्या करती है। आपने यूट्यूब में देखा होगा, बहुत सारे वीडियोज़ हैं APT, लेकिन एक्चुअल में इसका काम क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जो APT IC होती है स्पेशली डिज़ाइन की गई है जितने कन्वेंशनल PA होते हैं उनके लिए, जैसे 3G और 4G बेस्ड जितने भी PA होते हैं उनके लिए। ये जो APT IC होती है, इसका काम होता है कि अपने आउटपुट में 0.6 से 3.7 के बीच में वोल्टेजेस एंड एम्पियर्स जनरेट करती है। हाई एम्पियर का करंट होता है इसमें, और ये मिलते हैं आपके PA को, यहाँ पे PA को। तो आपको पता है कि हमारे फ़ोन में 2G PA यूज़ होता है, 3G PA यूज़ होता है, 4G PA यूज़ होता है। तो जो पुराने फ़ोन आते थे उसमें PA को चलने के लिए 3.7 का BPH इनपुट होता था, और PA का काम होता है कि जो सिग्नल जो हमारे फ़ोन से जा रहे होते हैं TX पाथ में लगा होता है, उसको एम्प्लीफिकेशन करना, एम्प्लीफाई करना।
तो क्या होता था कि वो सिर्फ बीपीए सप्लाई से काम करता था, लेकिन आजकल क्या होता है कि हम उसको एक और वोल्टेज देते हैं जिसको हम बीपीए बोलते हैं। जैसे सपोज करो आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो या ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपके फ़ोन का जो सिग्नल की स्ट्रेंथ कम है, तो ऐसी सिचुएशन में पीए पे लोड पड़ता है, उसको सिग्नल को एम्पलीफाई करके आपके सिग्नल को फुल करना होता है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे एक वीपीए वोल्टेज दी जाती है। ये वोल्टेजेस अपने आप को एडजस्ट करती है। ये वोल्टेजेस मिनिमम 0.6 होती है और मैक्सिमम 3.7 के बीच में होती है। तो जैसे जैसे सिग्नल की स्ट्रेंथ कम ज़्यादा होती है तो ये वोल्टेजेस भी आपकी डिक्रीज इंक्रीज होती है, जिससे कि ये पीए की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बीपीए का जो वोल्टेज है। ये बीपीए की वोल्टेज अगर आप ट्रेस करोगे आपके फ़ोन में तो ये आपको 2GPA में भी जाती हुई मिलेगी, 3GPA में भी और 4GPA में भी। मतलब ये जो हमारा पीए होता है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। इसकी वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेजेस है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। तो वीपीए जब आप इस पिन पे, ये जो वीपीए वाली पिन होती है ना, इस पे जब आप वोल्टेज चेक करोगे बिना सिम के तो आपको लगभग 0.5 या 0.6 के आसपास मिलती है, कभी कभी 1.2 के आसपास भी मिलती है। लेकिन जब आप फ़ोन में सिम को लगाने के बाद इसकी वोल्टेज चेक करोगे तो ये वोल्टेज फ्लैक्चुएट होती है। ठीक है, अगर सिग्नल की स्ट्रेंथ हमारी स्टेबल है तो वोल्टेज स्टेबल होगी, सिग्नल की स्ट्रेंथ अगर कम होती है तो वोल्टेज इंक्रीज होती है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज़ और बता दूं, सैमसंग के फ़ोन की जब आप एपीटी आईसी देखोगे एक्साइनोस की, जैसे ए सीरीज़ एम सीरीज़ की, तो उसमें आप लोग देखोगे कि जो एपीटी आईसी होती है इसकी जो आउटपुट होती है उसको वीपीए नहीं बोलेंगे, उसको वी पाम के नाम से जानते हैं, वी पाम वोल्टेज बोलते हैं उसको। और वो वोल्टेज तभी आउटपुट करेगी जब आप सिम को फ़ोन में लगाओगे। ये जो क्वालकॉम बेस्ड जो चाइनीज़ फ़ोन है इसके अंदर ये वोल्टेज तब आउटपुट निकलती है जब आप बिना सिम को डाले भी, बिना सिम को इंसर्ट किए भी बीपीए पे वोल्टेज चेक कर सकते हो, 0.6 मिनिमम आती है। लेकिन जो सैमसंग के फ़ोन्स आते हैं एक्साइनोस वाले, उसके अंदर जो पीएल ये जो एपीटी लगी होती है ये आउटपुट तभी देगी जब सिम आपकी लगी होगी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, अगर ये आईसी किसी कंडीशन में ख़राब हो जाती है बाय द वे, तो अगर ये आईसी ख़राब होती है तो इस कंडीशन में हमारा 2G 3G 4G पीए ऑफ हो जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में हमारे फ़ोन में रेडियो ऑफ का भी प्रॉब्लम आता है। रेडियो ऑफ यानी नो सर्विस में आपका फ़ोन चला जाएगा और ऐसी सिचुएशन में सिग्नल आपके गोल हो जाएंगे। तो अभी तो फिलहाल मैं नेटवर्क सेक्शन को नहीं स्टडी करा रहा हूँ आपको, अभी तो मैं बेसिकली आपको क्या बताने वाला हूँ, अभी तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये एपीटी आईसी का फंक्शन क्या होता है। तो ज़्यादातर एपीटी आईसी के ख़राब होने से, क्योंकि देखो एपीटी आईसी में आरएफएफई डाटा आरएफएफई क्लॉक का फंक्शन है, तो आरएफएफई डाटा आरएफएफई क्लॉक जिस आईसी में भी होगा, जैसे 2GPA 3GPA 4GPA में भी होता है और आपका एपीटी आईसी में भी होता है, हमारा WTR होगा उसमें भी होगा, है ना। तो जहाँ भी ये जाएगा DRX में भी होता है। तो अगर ये लाइन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस कंडीशन में हमारे फ़ोन में रेडियो ऑफ का इशू आ सकता है। इसके अलावा हमारा फ़ोन नो सर्विस में भी जा सकता है। ठीक है, तो ये जो एपीटी आईसी है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। तो सीधी सी बात है, अगर आपको किसी भी फ़ोन में एपीटी आईसी सर्च करना है, जैसे एग्जांपल मेरे पास है MI8 है ना, यहाँ पे MI8 है, या MI6 मैं बताता हूँ, एक पोको F1 है। ठीक है, एक मिनट, जैसे ये सैमसंग का फ़ोन है, तो सैमसंग के फ़ोन में एपीटी आईसी जहाँ भी लगी होगी इसकी पहचान होगी, इसके पास एक ना बक कॉइल लगी होगी, जैसे यहाँ पे देखिए बक कॉइल लगी है, एक छोटी सी आईसी होती है, देखिए एपीटी आईसी। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ हाँ, जैसे और भी सर्किट में आपको दिखाता हूँ, जैसे MI8 है। ठीक है, और ठीक है पोको F1 है, इसके अंदर आपने देखा कि एपीटी आईसी ये लगी है यहाँ पे, इसके पास एक कॉइल लगी होगी, ये लगी है। Redmi 8 है मेरे पास, इसकी एपीटी आईसी देखिए यहाँ भी लगी है। तो आप देखो जहाँ भी एपीटी आईसी लगी है वहाँ पे कॉइल लगी हुई है, कॉइल के साथ लगी होती है एपीटी आईसी, है ना। तो आज हमने क्या स्टडी किया, हमने ये स्टडी किया कि एपीटी आईसी जहाँ भी लगी होगी उसका इनपुट एक बीपीएच पावर होगा और एक 1.8 का इनपुट होगा। जब ये दो इनपुट आ जाते हैं तो इसका आउटपुट 0.6 से 3.7 के बीच में होता है, और सिग्नल की अगर स्ट्रेंथ कम होती है तो वोल्टेज इंक्रीज होगी, और इस वोल्टेज को हम बोलते हैं VPA, वोल्टेज फॉर पीए, और ये आरएफएफई डाटा आरएफएफई क्लॉक से कंट्रोल होगा। तो ये VPA कहाँ जाता है, देखिए ये VPA यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो ये आपका है PA, आपके फ़ोन में PA है।
तो ये बैंड 40-41 पे काम कर रहा है, मतलब ये 4GPA है। और तो देखिए 4GPA का इनपुट BPA है, यानी वोल्टेज 4GPA को आ रही है। और यही वोल्टेज अगर मैं एक बार और क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पे ये 2GPA MBPA यानी मीडियम बैंड का PA 2GPA पे भी जा रही है, 2G एंड 3GPA। और फिर से हम एक बार और क्लिक करेंगे तो ये आ गई APT-IC। मतलब APT-IC 4GPA 3GPA और 2GPA को इनपुट सप्लाई प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये जो अभी हम जो अभी PA को ये जो APT स्टडी कर रहे हैं, ये कन्वेंशनल PA यानी जो 3G और 4G फ़ोन के PA के में ये APT-IC लगी होती है। ठीक है, जिसका आउटपुट जो होता है 0.6 से 3.7 के बीच में होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप 5G फ़ोन्स में जा रहे हो, 5G जो आजकल के 5G फ़ोन्स आ रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि ये जो APT-IC होती है, ये APT-IC का फंक्शन, इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज सब कुछ चेंज हो जाता है और एक से ज़्यादा APT यूज़ हो सकती है सर्किट में। तो जो मैं इसका एक सेकंड पार्ट बनाने वाला हूँ, तो वो स्पेशली हम बात करेंगे 5G फ़ोन्स में APT का फंक्शन क्या होता है और वो कौन कौन सी वोल्टेजेस प्रोवाइड करती है। तो इस वीडियो को अपलोड होने के बाद यदि आपका इंटरेस्ट होता है ये जानने में कि 5G फ़ोन्स में APT का क्या फंक्शन होता है और इसको क्वालकॉम एनवेलप ट्रैकर के नाम से क्यों जानते हैं और वहाँ पे कितनी वोल्टेजेस आउटपुट निकलती है और उसके ख़राब होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका इंटरेस्ट आता है ज़रूर मैं पार्ट 2 को भी अपलोड करूँगा। तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। अगर जैसा भी मेरे वीडियोस जैसे भी आपको लगते हैं, अगर आपका नॉलेज अपग्रेड होता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।